आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज वीडियो में आपके लेकर आए हैं BHIC 132 हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये आपके एग्ज़ाम से पहले आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ ही जो आपके बार लगते हैं कि आ सकते हैं उन क्वेश्चनों को लाया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि गुप्त काल की जो राजस्व होता था, यानी कि टैक्स जो होता था, वो व्यवस्था को समझाइए। ठीक है, गुप्त काल में। तो देखिए इसका आंसर क्या दिया गया है। देखिए गुप्त काल में राजस्व यानी टैक्स वसूलने की एक अच्छी और सुव्यवस्थित व्यवस्था होती थी। राजस्व की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत कृषि भूमि पर टैक्स था। राजा अपनी प्रजा से टैक्स लेकर प्रशासन को चलाता था। ठीक है, गुप्त काल में ही मतलब अच्छा माना जाता था कि जब कर वसूलते तो वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी और ज़्यादातर जो ना टैक्स मिलता था भूमि से मिलता था, कृषि वगैरह से मिलता था। ठीक है, और जो टैक्स मिलता था उसी से जो है प्रशासन चलता था। इसकी मुख्य बातें देखिए, आप पॉइंट्स अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखिएगा। इसकी मुख्य बातें बताते हैं कि पहला जो था वो भूमि कर था, लैंड टैक्स था, जिसमें किसान जो ज़मीन पर खेती करते थे उन्हें अपनी फसल का एक हिस्सा यानी कि लगभग 1/6 भाग राज्य को देना होता था। ठीक है, भूमि दान में क्या होता था, भूमि कर में जो किसानों की जो ज़मीन थी जो उस पर खेती करते थे उन्हें अपनी फसल का 1/6 भाग राजा को देना पड़ता था। फिर आता है कि टैक्स वसूलने वाले अधिकारी जैसे उपायुक्त, विषयपति और ग्राम के मुखिया टैक्स इकट्ठा करते थे, वह टैक्स राजा के पास भेज देते थे। तो ये जो लोग थे ये क्या टैक्स वसूलने का काम करते थे, फिर वो राजा को आगे देते थे। फिर है भूमि का दान देकर भी टैक्स कैसे किया था। ब्राह्मणों और मंदिरों को बिना टैक्स के ज़मीन दी जाती थी। ठीक है, इसे कर मुक्त का दान कहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कर मुक्त का दान किसे कहते हैं। तो जिसमें ब्राह्मणों और मंदिरों को बिना टैक्स के ज़मीन दी जाती थी उसे कर मुक्त का दान कहते हैं, इसे भूमि का दान भी कहते हैं। फिर आता है अन्य टैक्स क्या है, जैसे व्यापार, पशु, जल, वस्त्र आदि और शादी पर भी टैक्स लगाए जाते थे। ठीक है ना, तो ये सारे अन्य करते हैं। इसका नतीजा क्या निकला कि निष्कर्ष क्या निकला, जब गुप्त काल में टैक्स प्रणाली ने क्या शासन को मजबूत बनाया था और समाज को एक व्यवस्था में बांध दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भक्ति आंदोलन कैसे शुरू हुआ और इसकी क्या विशेषताएं थी। तो भक्ति आंदोलन जो है 7वीं से लेकर 12वीं इस सब के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, ये तभी शुरू हुआ था भक्ति आंदोलन। इसमें भगवान के सच्चे मन से भक्ति करना होता था और मुख्य रास्ता माना गया था। अगर तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के सच्चे मन से प्रार्थना करनी है, भक्ति करनी है। इसकी क्या मुख्य बात है, कहाँ से शुरू हुई थी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। वहाँ के संत अलवार और नैनार, ठीक है, ने इसे आगे बढ़ाया था। कहाँ से हुई थी, दक्षिण भारत से, जहाँ पर 2 धर्म देखने को मिलते हैं, अलवार और नैनार। इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। ईश्वर से सीधी संबंध होता था इसमें, ईश्वर से कैसा सीधा संबंध होता था। इसमें बताया गया है कि भगवान की पूजा पाठ से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है। भगवान को किसी पूजा पाठ से नहीं पाया सकता बल्कि उनके भक्ति और उनके प्रेम से पाया जाता है। भगवान को सीधा रास्ता था उनसे संबंध बनाने का। जात पात का विरोध किया गया था इसमें। इस आंदोलन में ऊंच नीच को नकारा और कहा कि हर कोई भगवान को याद कर सकता है। इसमें कोई भी धर्म जाति वाति नहीं देखी गई थी। अगर भगवान को पाना है तो उनके साथ जुड़े और भगवान को पाने के रास्ते पर चलें। फिर आता है स्थायी भाषा में प्रचार। संस्कृत के बजाय लोगों ने अपनी भाषा में भगवान की बातें कही, जैसे तमिल, ब्रज, अवधी आदि। आपने देखा होगा कि महाभारत, रामायणों की बुक को भी अब अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। तो सेम ऐसे भगवान को पाने के लिए भी अलग अलग भाषाओं में उनकी बातों को बताया गया। ठीक है, फिर आता प्रमुख संत कौन थे। देखिए कबीर, सूरदास, मीराबाई, नामदेव, गुरु नानक, जिन्होंने भक्ति के गीत गाए हैं, गाने भी देखने को मिले। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भक्ति आंदोलन ने लोगों को जोड़ा, समाज में बराबरी लाई और भगवान से प्रेम करना सिखाया है। आरंभिक राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर क्या क्या मत है। तो प्रश्न 3 है कि आरंभिक राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर क्या क्या मत हैं।
तो इसका उत्तर है कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कई इतिहासकारों ने अलग अलग बात कही है, जो कि ये है। मुख्य बात क्या है? वसंज मत। तो इसमें क्या बोला है? कुछ लोग मानते हैं कि राजपूत सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी क्षेत्रों के वंशज होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है ये। सामाजिक निर्माण मत, सोशल फॉर्मेशन थ्योरी। इसमें क्या होता है? आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत को कोई जन्म से नहीं है। राजपूत जो है वो कोई जन्म से नहीं है, बल्कि अलग अलग जातियों के लोग धीरे धीरे सैनिक बनकर और ज़मीन के मालिक बनकर राजपूत कहलाए हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि राजपूत कोई जन्म से नहीं है, बल्कि वे अलग अलग जाति के लोग हैं और धीरे धीरे सैनिक बनकर, ज़मीन के मालिक बनकर क्या बने हैं? राजपूत कहलाए हैं। विदेशी राजाओं का भी योगदान देखने को मिला इसमें। कुछ राजपूत शक, हूण और गुज्जर आदि के वंशज थे जो भारत में बस गए थे। इसमें देखिए निष्कर्ष क्या मिला देखने को? राजपूत कोई एक जाति नहीं, बल्कि कई जातियों का मिला जुला समूह था, जो समय के साथ समाज में प्रतिष्ठित हुआ। ठीक है, जाति कोई एक ही नहीं, बल्कि कई जातियों का क्या है? समूह है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पल्लव काल की कला और स्थापत्य की विशेषताएं बताइए। पल्लव काल की कला और स्थापत्य की विशेषताएं बताइए। तो पल्लव राजवंश 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं सदी तक चला था। 6वीं से लेकर 9वीं सदी तक चला था और दक्षिण भारत में बहुत सुंदर मंदिर, मूर्ति और कला के नमूने भी बनाए गए थे। मुख्य विशेषताएं क्या थी? पत्थर के मंदिर थे। इसमें रथ मंदिर, जैसे महाबलीपुरम के मंदिर रथ कहलाते थे। ठीक है, कहाँ के मंदिर? महाबलीपुरम के मंदिर क्या कहलाते थे? रथ कहलाते थे, क्योंकि ये रथ जैसे दिखते थे। ये चट्टान को काट कर बनाए गए थे। ठीक है, यह आ सकता है कि महाबलीपुरम के जो मंदिर थे वो कैसे बनाए गए थे? तो चट्टानों को काट के बनाए गए थे, पत्थरों के मंदिर होते थे। ठीक है, रथ का इनका आकार जैसा होता था, तो ऐसे। फिर गुफा मंदिर में क्या आता था कि पल्लवों ने क्या किया था? गुफा में मंदिर बनाए जिनमें भगवान शिव, विष्णु की मूर्ति है। गुफाओं में मंदिर बनाए जिसमें किसकी मूर्ति है? भगवान शिव और विष्णु जी की मूर्ति है। फिर आता है मूर्ति कला। देवताओं की मूर्तियाँ बहुत सुंदर, भावपूर्ण और प्राकृतिक लगती थी। जो भगवानों की मूर्ति थी वो कैसे सुंदर और नेचुरली लगती थी। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना, क्वेश्चन आएगा महाबलीपुरम का अर्जुन की तपस्या का चित्रण बताइए। महाबलीपुरम का जो अर्जुन की बुक जो है, उसमें उनकी जो अर्जुन की तपस्या के बारे में जो चित्रण कर रखा है वे कैसे कर रखा है? तो ये एक बहुत प्रसिद्ध है और इसमें प्राकृतिक जीवन का चित्रण किया है। किसके प्राकृतिक जीवन का चित्रण किया है? अर्जुन की तपस्या, अर्जुन के बारे में। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? पल्लव काल ने दक्षिण भारत में मंदिरों के निर्माण की नींव रखी और भारतीय कला को एक नई दिशा दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हर्षवर्धन के प्रशासन की विशेषताओं को समझाइए। हर्षवर्धन के प्रशासन की विशेषताओं को समझाइए। तो देखिए, हर्षवर्धन जो है 7वीं सदी के थे। इन्होंने उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य बनाया। उनका प्रशासन गुप्त काल की तरह था। ठीक है, कैसे था? गुप्त काल की तरह था उनका प्रशासन, लेकिन कुछ अलग विशेषताएं थी उनकी गुप्त काल से। जैसे राजा का मुख्य नियंत्रण। हर्ष खुद सेना और प्रशासन की देखरेख करता था। जो राजा था वो क्या करता था? खुद ही अपने सेना और प्रशासन की क्या करता था? देखरेख करता था। प्रांतीय व्यवस्था। राज्य को भागों में बांटा गया था। प्रत्येक भाग पर एक अधिकारी होता था। ठीक है, राज्य को बांटा गया था और प्रत्येक भाग पर एक अधिकारी होता था। ठीक है, जैसे उपरी या विषयपति, मतलब अधिकारी के नाम है, ऐसे रख दिए जाते थे जो। फिर आता है कि कर व्यवस्था कैसी थी वहाँ पर। पल्लव काल में कर व्यवस्था कैसी थी? तो किसान, व्यापारी आदि से कर लिए जाते थे, परंतु कई बार धार्मिक संस्थाओं को कर मुक्त भी किया जाता था। ठीक है, किसानों से ले लिया, व्यापारी से ले लिया, इन सब से कर लिया जाता है। लेकिन कई बार क्या कहते हैं, जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनसे कर नहीं लिया जाता, तो उन्हें कर मुक्त भी किया करते थे। फिर आता है धार्मिक सहिष्णुता। तो क्या? हर्ष बौद्ध धर्म का एक अनुयायी था।
ठीक है। हर्षवर्धन एक बौद्ध धर्म के थे उन्होंने, लेकिन वह हिंदू धर्म और ब्राह्मणों का भी सम्मान करते थे। इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आया कि हर्ष का प्रशासन संगठित और व्यवस्थाएं वहाँ की जो थी अच्छी थी, सही पूर्णतः थी, जिससे उनका राज्य जो था लंबे समय तक टिका रहा था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट में ये बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहिए। धन्यवाद।